सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्वनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6th क्लास की साइंस, जिसका 9th चैप्टर हमारा चल रहा था और 2 वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं। और ये अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हमने अब तक पढ़े ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो किस तरह हैबिटाट में रहते हैं, उनकी एडेप्टेशंस क्या क्या होती हैं। हमने काफ़ी कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, माने प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ा। अब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, यानी किस वजह से वो ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग कहलाते हैं। आपने पढ़ा था बायोटिक, ए बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो वो लिविंग थिंग्स क्यों हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें लिविंग थिंग्स बनाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। पहला हमारा ये हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक यस, ठीक है। अगर क्वेश्चन है डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, तो यस बिल्कुल सही, ऑर्गेनिज्म को सबको फूड चाहिए होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कोई भी लिविंग थिंग होगी वो फूड कंज्यूम करेगी, ठीक है। लिविंग थिंग, वी ऑल लर्न दैट लिविंग थिंग नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू द एनिमल्स एंड टू अस। मतलब फूड कितना ज़रूरी है एनिमल्स के लिए, हमारे लिए, इवन प्लांट्स के लिए भी। वो खुद अपना फूड बनाते हैं, वो पता लगा है, ठीक है। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हम भी और बाकी एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं एनिमल के लिए या फिर दूसरे एनिमल्स पे। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रोथ। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर द अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो इनसाइड देम, ठीक है। तो फूड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। हमारी ग्रोथ के लिए फूड बहुत ज़रूरी होता है, और बाकी भी एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में होती है उसके लिए फूड बहुत ज़रूरी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं फूड बहुत ज़रूरी होता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं? यस, ये भी बात सही है, सारे ग्रोथ शो करते हैं। आपने देखा होगा, आपका जब आप 12 साल के होंगे या फिर आप 8 साल के होंगे मान लीजिए, और जब आप जो पहनते होंगे अब वो आपको छोटा आता होगा, ठीक है। अब वो आपको छोटा, एक्चुअली वो कपड़ा छोटा नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपने एक पैजामा है जो आपने 6-7 साल के थे जब पहना था, और आप उसे पहनिए तो वो छोटा लगेगा, ठीक है। वो छोटा नहीं हुआ है, आप बड़े हुए हैं, ठीक है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन एडल्ट, तो यानी जवान आदमी, ठीक है, एडल्ट में बदलता है। सबसे पहले देखो छोटा बच्चा होता है, फिर थोड़ा बना होता है लगभग 6 महीने का, फिर 1 साल का, फिर 5 साल का, ठीक है, फिर 15 से 16 साल का, और फिर एक एडल्ट मैन में बदल जाता है जो कि है 25 से 30 साल का। और फिर यहाँ से इस स्टेज से हमारी लाइफ 30 साल के बाद से लाइफ ढलना शुरू हो जाती है, यानी आप ओल्ड एज में एंटर कर जाते हैं, आप बूढ़े होने लगते हैं, ठीक है। और बचपन से जब से आप पैदा होते हैं तो आप एडल्टहुड में जाने लगते हैं, यानी आप बड़े होने लगते हैं, आप जवान होने लगते हैं। आपने ऐसे ही पपीज़ में भी देखा होगा, नोटिस पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स, ठीक है। छोटे छोटे पपीज़ 6 महीने, मतलब 1-2 महीने तक के छोटे हैं, फिर लगा आपने देखा 2-4 महीने बाद वो एकदम बड़े बड़े हो गए। चिकन्स यानी जो अंडे में से निकले वो हैन में या कॉक में बड़े, यानी पहले छोटा चूज़ा था, फिर तो उससे बड़ा हुआ, फिर एकदम एडल्ट में बदल गया, ठीक है। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, आपने अगर देखा होगा, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। लुक अराउंड यू एंड सी a few plants of a particular type. Some are very small and young, some are bigger, they may be in different stages of growth. तो कुछ आप देखेंगे प्लांट्स को, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, वो अपनी लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हैं ग्रोथ के, ठीक है। मतलब ग्रोथ करने के अलग अलग स्टेजेस पे है। कोई अभी 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 उगा है, कोई उग के पेड़ बन चुका है, कहीं ना कहीं एक आम का पेड़ जो आज बड़ा है, जो आप फल दे रहा है, कभी ना कभी वो एक छोटा, आपसे भी छोटा पेड़ रहा होगा, ठीक है, पौधा रहा होगा एक्चुअल में। पहले प्लांट उगता है, छोटा पौधा बनता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। तो प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? यस भाई, रेस्पिरेशन तो बहुत ज़रूरी है। वेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आर बॉडी। जब हम सांस लेते हैं, मतलब सांस खींचते हैं अपने नाक से, तो बाहर से एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। वेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आर बॉडी टू आउटसाइड। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो एयर जो होती है हमारी इनसाइड से आउटसाइड जाती है, मतलब अंदर से फिर बाहर जाती है। मतलब हम सांस कैसे लेते हैं, आपने अब तक नोटिस कर ही लिया होगा कि आप कैसे सांस लेते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसका एक पार्ट है ब्रीदिंग, और इसे ब्रीदिंग कहते हैं। मतलब इनहेल करना और आउटहेल करना, ठीक है। मतलब इनहेल करा जब सांस ली,
ठीक है, आउटहेल करा जब सांस छोड़ी, ठीक है, तो ये इसे ब्रीदिंग कहते हैं हम। और ये ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, यानी एक्चुअल में ये प्राइमरी पार्ट ही है। आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे तभी तो बाकी का रेस्पिरेशन होगा। बाकी रेस्पिरेशन एक वास्ट प्रोसेस है, ठीक है। इन रेस्पिरेशन some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी जाता है ऑब्वियसली, तो ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, बॉडी हमारी ऑक्सीजन वो यूज़ कर लेती है, ठीक है। बाकी वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है या फिर जो एयर के साथ भी हमने ली है वो हम ब्रीथ आउट करते हैं। एक्चुअल में ये सब खेल हमारे लंग्स का होता है, ठीक है। हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में से सारा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आता है और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, एयर अंदर जाती है हमारे, तो एयर में तो काफ़ी कुछ कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। उसमें से हमारे लंग्स सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं, बाकी सारा कुछ बाहर छोड़ देते हैं। तो ऐसे ब्रीद इन करते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं, और ब्रीद आउट करते हैं तो ऑक्सीजन के अलावा सारी चीज़ें ब्रीथ आउट होती है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमने लिया होता है। द प्रोसेस ऑफ breathing in animals like cows, buffaloes, dogs और cats is similar to humans। तो ऐसे ही काउस, डॉग्स, बुफेलो, ये जितने भी एनिमल्स हैं इनकी ब्रीथिंग हमारे से सिमिलर होती है। कभी नोटिस करना कोई गाय वगैरह सो रही है तो उनके एब्डोमेन पे, मतलब पेट के पास, छाती के पास देखना, तो वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, स्लोली मूवमेंट हो रहा होता है, तो इसका मतलब वो ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। तो रेस्पिरेशन एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमने जो खाना खाया है तो उससे हमारे खाना खाने से एनर्जी बनती है, वो एनर्जी में ऑक्सीजन की मदद चाहिए होती है, ठीक है, जो कि हमें रेस्पिरेशन से मिलती है। तो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फाइनली हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, वो हम एनर्जी को यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने खाने से ली है, ठीक है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन के भी अपने अलग अलग तरीके हैं ऑर्गेनिजम्स के। जैसे कि एग्जांपल, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं। फिश, वी हैव लर्न, फिश के हमने लड़ा था, उनके पास गिल्स होती है और वो ऑक्सीजन यूज़ करती है जो वाटर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। द गिल्स ऑब्जर्व द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो गिल्स क्या करते हैं, वाटर में जो एयर डिजॉल्व होती है उसमें से ऑक्सीजन ले लेती हैं, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, ठीक है। गैसेज का एक्सचेंज, ठीक है, प्लांट्स में कैसे होता है, लीव्स के थ्रू होता है। द लीव्स टेक इन थ्रू टाइनी पोर्स, ठीक है, लीव्स में ना टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, ठीक है। तो प्लांट्स में लीव्स की मदद से रेस्पिरेशन होती है और वो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा था कि प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। अब वो पढ़िए कैसे। जब प्लांट सनलाइट की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फूड बनाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, तब वो ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो गिव आउट क्या करता है, ऑक्सीजन गिव आउट करता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। अब जो प्लांट ने ऑक्सीजन हमें गिव आउट करी दी है ना ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो बहुत ज़्यादा होती है उस अमाउंट की तुलना में जिसमें उसने ऑक्सीजन लिया है। यानी रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन लिया है वो बहुत कम लेता है, उससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन हमें दे देता है, ठीक है। यानी वो जितना ऑक्सीजन लेता नहीं है उससे ज़्यादा हमें दे देता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन दिन रात होता है प्लांट्स में, हालांकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, ठीक है। तो हाँ, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, लेकिन बात यह है कि प्लांट जितना ऑक्सीजन लेते नहीं हैं उससे ज़्यादा तो दे देते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? लगभग हाँ, यस, लगभग सारे ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई। अब आप बोल रहे होंगे स्टिमुलाई क्या होता है। स्टिमुलाई ऐसी, मतलब हमारे आसपास ऐसी सडन कंडीशन होती है, ठीक है, कुछ भी सराउंडिंग में चेंज को हम स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं,
ठीक है, कोई भी आपके आसपास गर्मी बढ़ गई, आपने कुछ छुआ जो कि गर्म है या ठंडी है या कुछ भी है, तो हमारे सराउंडिंग में जो चेंज होता है उसे स्टिमुलाई बोलते हैं। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। ठीक है, अब कोई भी हमारे सराउंडिंग में चेंज हुआ, मान लीजिए आप आग सेक रहे हैं, ठीक है, आपको दूर से हीट ले रहे हैं आराम आराम से, किसी ने आपका हाथ पकड़ के आग में डाल दिया, तो सराउंडिंग में चेंज हो, मतलब हाथ की सराउंडिंग जो थी हीट ज़्यादा बढ़ गई, तो आप झट से हाथ पीछे खींच लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इमीडिएटली एक्ट करना स्टिमुलाई के विरोध में, यानी स्टिमुलाई के खिलाफ एक्ट करना। ठीक है, आपकी सराउंडिंग में जो भी स्टिमुलाई हुआ है उसके प्रति एक्ट करना ही हम कहते हैं, उसको इसी को कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, आपने इमीडिएटली, आप दूध गर्म कर रहे हैं, गलती से आपका हाथ दूध के पतीले पर टच हो गया, दूध का पतीला गर्म है, आप तुरंत हाथ हटा लेंगे। आपने कुछ पत्ती या फूल, या मान लीजिए आप छू रहे हैं ऐसे जिसमें कांटे हैं, मान लीजिए आप गुलाब का फूल तोड़ रहे हैं और उसमें कांटे और आपको कांटा चुभा, तुरंत आपने हाथ हटा लिया, तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू स्टिमुलाई। ठीक है, चेंजेस इन आर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो ऐसे चेंजेस मैं बता चुका स्टिमुलाई का मतलब, ऐसे चेंजेस जो हमें उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है, हमें उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करवाएं, हमें मजबूर कर दें उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने में, उसे हम स्टिमुलाई करते हैं। ऐसे चेंजेस जैसे ज़्यादा हीट बढ़ जाना, एकदम से ज़्यादा कोल्ड हो जाना, एकदम से किसी चीज़ का चुभ जाना, कट जाना, लग जाना, एनीथिंग, आपके सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और जो जिसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसे स्टिमुलाई बोलेंगे। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, प्लांट्स में भी होता है मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, यानी आप कॉमन भाषा में हिंदी में जिसे कहते हैं छुई मुई, आप उसके पत्ते छुएंगे, अगर आप उसके पत्ते को छू लेंगे तो वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, वो बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं। ठीक है, छुई मुई बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। ठीक है, तो ये भी एक है। और प्लांट्स का अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो ये होता है, आप ना कोई प्लांट उगाइए और उसे ऐसा रखिए कि उसकी कुछ साइड, मतलब देख रहे हैं आप ये व्यू, ठीक है, इस तरीके से आपको प्लांट को प्लेस करना है कि जहाँ थोड़ी थोड़ी सनलाइट आ रही हो और बाकी प्लांट छाए में। आप कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद नोटिस करेंगे कि प्लांट उसी डायरेक्शन में उग रहा है जहाँ पे से सनलाइट आ रही है, तो ये भी एक रिस्पॉन्ड हो गया। ठीक है, प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट, यानी प्लांट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। तो इस तरह लगभग सब ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये फोर्थ है हमारा। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन हमने जो खाना खाया वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता, कुछ पार्ट उसका जो होता है वो यूटिलाइज नहीं होता है, जो कि बच जाता है। अब उसका क्या, वो वेस्ट हुआ एक तरीके से, तो उस वेस्ट को बाहर निकालना ज़रूरी है। दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। ठीक है, उस वेस्ट को बाहर निकालना जो हमारी बॉडी ने यूज़ नहीं किया, ठीक है, उसको बाहर निकालना। जैसे अगर आप फूड खाते हैं तो उसमें जो रफेज होता है, रफेज बॉडी यूज़ थोड़ी करती है, वो आपको निकालना पड़ेगा। आर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, पूरे लाइफ प्रोसेस में कई तरीके के वेस्ट हमारी बॉडी रिलीज़ करती है। जैसे कई बार कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं या हमारी बॉडी रिलीज़ करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हम यूरिन के थ्रू उन्हें निकालते हैं। ठीक है, और रफेज आप पूप के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो स्वेट भी आपका एक तरीके से वेस्ट है, एक्सेस वाटर हो जाता है तो आप स्वेट के रूप में निकाल, और स्वेट के साथ सॉल्ट भी आता है। ठीक है, मतलब आप कभी पसीने आते हैं तो पसीना सॉल्टी होता है, आपको पता ही होगा। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो सीधी सी बात है, ऐसे प्रोसेस जिससे हम अपने वेस्ट से रिड हों उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। चाहे वो स्वेटिंग हो, चाहे यूरिनेशन हो, चाहे वो पूपिंग हो, आप कुछ भी करते हैं, आप सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, ठीक है, वो एक्सक्रीशन है। ठीक है, हमारी बॉडी अपने वेस्ट से रिड हो रही है, वेस्ट को हटा रही है, बाहर निकाल रही है। सब अब रेस्पिरेशन ज़रूरी नहीं है सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट्स में भी होता है।
ठीक है, प्लांट्स का मैकेनिज्म अलग होता है एक्सक्रीशन का अपना। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट्स एज द होल। कुछ क्या करते हैं अपने प्लांट के, मतलब कुछ प्लांट क्या करते हैं अपने ऐसे पार्ट्स में उसको स्टोर कर लेते हैं वेस्ट को कि बाकी प्लांट को कोई नुकसान ना हो, बाकी प्लांट में उसका कोई असर ना पड़े। ठीक है, कई प्लांट पता है क्या करते हैं, उनकी जो पत्तियां झड़ती हैं उनके वेस्ट की वजह से, क्योंकि जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं वो पत्तियों में वो भरते जाते हैं और फिर पत्तियां सूख के गिर जाती है, तो पत्तियां भी एक तरीके से वेस्ट है। ठीक है, जो पत्तियां सूख, पहले पत्तियां ग्रीन होती है जब तक हेल्प करती है, लेकिन अब धीरे धीरे जो प्लांट वेस्ट निकाल रहा है वो क्या करता है, वो पत्तियों में ही भेजता है, तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और फिर सूख के गिर जाती हैं। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन जैसे आपने रबर प्लांट अपना वेस्ट रबर के फॉर्म में निकालता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स लीफ के फॉर्म में, और जो आप खाते हैं वगैरह वगैरह फ्रूट्स के फॉर्म में भी वेस्ट प्लांट अपना निकालता है, जो कि उसके लिए हार्मफुल होता है क्योंकि वो एक्सेस में होता है, हमारे लिए नहीं। एक्सक्रीशन इन अदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन। ये भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सब में कॉमन होता है, सब अपने अपने ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे को। और जैसे आपने देखा होगा चिड़िया का घोंसला है, उसमें से अंडे फूटे और इसी की जैसी और चिड़िया निकली छोटी छोटी। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी एनिमल्स क्या कहते हैं, या ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपने जैसे को और रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा डिफरेंट हो सकता है, जैसे प्लांट का अलग होता है, एनिमल्स का अलग होता है, बर्ड्स का अलग होता है, मे बी अलग अलग होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अलग होता है। इन डिफरेंट एनिमल्स, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग। ठीक है, अब जैसे चिड़िया वगैरह हो गई, ये एग के थ्रू जन्म देती हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को। ठीक है, सम एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस, जैसे ह्यूमंस, काउ, डॉग, ये बर्थ देते हैं डायरेक्टली अपने यंग वंस को। ठीक है, और चिड़िया पहले एग ले करती है, फिर उस एग्स का ध्यान रखती है और उसमें से बच्चे निकलते हैं उसके। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डिफरेंट इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। तो उनके भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं प्लांट्स के, तो कुछ सीड्स से करते रिप्रोड्यूस। ठीक है, मतलब सीड उनके पास सीड होता है, वो सीड उगाते हैं और वो सीड जर्मिनेट करता है और ग्रो करता है न्यू प्लांट में, जैसे चना, मूंग हमने पढ़ा था। सम प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द पार्ट्स ऑफ द अदर देन सीड, सम प्लांट्स अपने सीड के पार्ट के अलग से भी, मतलब सीड को छोड़ के अलग पार्ट्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आलू देखा हो तो आलू से ही रिप्रोड्यूस करता है, उसकी जो पोटैटो बर्ड निकलता है, आपने कभी देखा हो ग्रीन ग्रीन कलर का, उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए तो आलू उग जाएगा। ठीक है, एक नए आलू के प्लांट में बदल जाएगा। तो आलू खुद से ही उगता है, वो एक तरीके से खुद के लिए ही सीड है। ठीक है, और कुछ प्लांट कटिंग से भी, प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल रोज़ की डाल कहीं से काट के लाइए, आप अपने घर के यार्ड में लगा दीजिए, एक प्लांट उग जाएगा आराम से। ठीक है, living things produce more of their own kind through reproduction. It takes place in many different ways for different organism. तो लिविंग थिंग क्या करती है, अपने जैसे और को जन्म देती है, रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये डिफरेंट वेज में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से परफॉर्म होता है रिप्रोडक्शन। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? नो, सारे ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करते। प्लांट्स आर जनरली एंकॉर्ड, मतलब वो जमे रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं इन सॉइल, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी जगह में प्लांट्स मूव नहीं करते, सारे एनिमल्स। अब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी है जो मूव करती है, तो क्या हम उसको लिविंग थिंग्स मान लेंगे? जैसे कार है, बस है, ठीक है, आपके घर में गाड़ी है, ठीक है, वो मूव करती है ना एक जगह से दूसरी जगह से, तो क्या वो लिविंग थिंग है? नहीं। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिज्म मूव करें जैसे ह्यूमंस और बाकी सब करते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। और सारे मूव करने वाली चीज़ें ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, ये भी ज़रूरी नहीं है। देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है लेकिन कुछ कुछ कॉमन ही शो करते हैं। अब जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में देख लो तो वो रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो एक्ट मतलब स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक्ट भी करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन वो प्लांट्स मूव करते, एनिमल्स मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते। ठीक है,
एंड येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बीइंग डाइज। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है, ठीक है, कि हर किसी को मरना है, ठीक है। हर ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें कुछ नहीं है, सबके बारे में है और अलग अलग की कौन कौन से, दे ऑल नीड फूड, रिस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, हाउ द मूवमेंट, ग्रो एंड डाई, ये पूरा लाइफ इसी में, ठीक है। वो फूड चाहिए, वो रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ कुछ मूवमेंट भी शो करते हैं और फिर मर जाते हैं। वट देन इज लाइफ, लाइफ क्या है एक्चुअल में, क्या है लाइफ? तो ऐसा है कि हर ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हों सारी, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ होंगी। और मान लीजिए कोई है जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मूवमेंट वगैरह कुछ है एक दो, तो हम ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब वो चीज़ लिविंग हो। जैसे कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो सब में कॉमन होती है लिविंग में, जैसे रिप्रोडक्शन, ठीक है, कॉमन है, रेस्पिरेशन कॉमन है, ठीक है, और ग्रोथ कॉमन है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो सारे ही लिविंग बींग्स में आती है। देयर इज सम, अब आप क्या करो, अपना हाथ एक बोरी में डालो जिसमें गेहूँ हो, देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, तो आपको कुछ देर बाद वहाँ गर्म लगेगा, हीट ऐसे लगेगा, हीट प्रोड्यूस हो रही है। द सीड रेस्पायर एंड इन द प्रोसेस गिव आउट सम हीट। ऐसा हो सकता है कि सीड ही रेस्पायर कर रहे हों और उस प्रोसेस में वो गिव आउट कर रहे हो हीट, ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव। तो कुछ कुछ में देख लीजिए, जैसे एग्जांपल वीट हो गया, वीट यानी एक सीड, वो एक ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, यानी वो रेस्पायर कर रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा, ग्रोथ, ठीक है, एक्शन अगेंस्ट स्टिमुलाई, कुछ भी नहीं दिखा रहा, ठीक है, लेकिन वो क्या है, लाइफ है उसमें, ठीक है, वो एक लिविंग थिंग है। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful। यानी अपने आसपास की सारी डाइवर्सिटी, जीव जंतुओं, मतलब जीव जंतुओं को देखकर हमें ये तो पक्का हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि लाइफ एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अभी आता है कीवर्ड्स, जिसमें एडेप्टेशन आपको बता रखा है, किसी भी सराउंडिंग या हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना। एक्वेटिक हैबिटेट यानी मैराइन हैबिटेट, पॉन्ड, लेक, सब वाटर हैबिटेट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग थिंग्स। एक्सक्रीशन, अपने वेस्ट से गेट रिड होना, ठीक है, वेस्ट से छुटकारा पाना, उसको बाहर निकालना, ठीक है। ग्रोथ, ऑब्वियसली ग्रोथ ही है। हैबिटेट वो जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका घर, उसका होम, कुछ भी कह सकते हैं आप। लिविंग थिंग। रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया आपने, जैसे और को जन्म देना, ठीक है। रेस्पिरेशन, रेस्पायर करना, सांस लेना, रेस्पिरेशन एक वास्ट प्रोसेस है, ठीक है। स्टिमुलस यानी जो बाहर हमारे सराउंडिंग में चेंज आ रहा है, जिसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। समरी आप एक बार सारे पढ़ लीजिएगा, आपको इससे एक बेस मिल जाता है चैप्टर का। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। व्हाट इज हैबिटेट, ठीक है, तो इसका आंसर आपको परफेक्ट आंसर यहाँ पे मिलेगा, शुरू में भी मैंने पढ़ाया है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम, ठीक है। द हैबिटेट्स प्रोवाइड फूड, शेल्टर, एयर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ तक ये हैबिटेट का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। कैक्टस कैसे अडेप्टेड होते हैं, मैंने बताया, उनके लीव्स छोटे होते हैं या लीव्स एब्सेंट ही होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस अपनी स्टेम से करते हैं। लीव्स या तो स्पाइन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो पानी बहुत, मतलब ट्रांसपिरेशन बहुत लिटिल अमाउंट में करते हैं, जो वाटर लूज करते हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत लिटिल अमाउंट में होता है। कैक्टस के तो स्टेम पे एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो उसको और धूप से बचाता है और पानी लूज करने से बचाता है। उनकी जड़ें ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराइयों तक गई होती हैं, ठीक है। Fill up the blanks. The presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation.
The habitat of the plant and animal that live on the land are called terrestrial habitat. Terrestrial habitat. The habitat of plant and animals that live in water are called aquatic. Soil, water and air are the abiotic factors of a habitat. Changes in our surrounding that make us respond to them are called stimuli. Which of the things in the following list are non-living? प्लफ, हाँ प्लफ यानी भूसा यानी चारा नॉन लिविंग है ऑब्वियसली, ठीक है। और मशरूम लिविंग थिंग है, शूइंग मशीन नॉन लिविंग थिंग है, रेडियो नॉन लिविंग है, बोर्ड नॉन लिविंग है। प्लफ माने यहाँ पे होता है जिससे खेती करते हैं, एक तरीके का टूल होता है, सॉरी मैंने भूसा बोला नहीं, एक तरीके का टूल होता है जिससे हम खेती करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ऐसे नॉन लिविंग थिंग बताना है जो दो कैरेक्टर शो करता है। अगर आप सोचें तो अगर आप देखें अपने सराउंडिंग्स में आसपास तो क्लाउड एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, ग्रोथ शो करता है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है यानी मूवमेंट शो करता है। विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग इज लिस्टेड बिलो वर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। तो ऐसी नॉन लिविंग थिंग का बात बताना है जो पहले एक टाइम पे एक लिविंग थिंग का पार्ट थे। तो बटर ऑब्वियसली मिल्क से बना है और मिल्क किससे रिलेटेड है? काउ से। लेदर प्लांट से निकलता है, वूल शीप से निकलता है और शीप लिविंग थिंग है। इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर, ये सब ऐसे नॉन लिविंग थिंग है जो एक टाइम पे लिविंग थिंग से एसोसिएट करते थे यानी उनसे रिलेट करते थे। जिससे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, तो अभी हमने ऊपर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और फीडिंग यानी नीड फूड यानी फूड जो खाते हैं, ठीक है, ईटिंग फूड, ये सब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो सारे ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। मूवमेंट, ग्रोथ, ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन ग्रासलैंड फॉर द एनिमल दैट लिव देयर। अब ग्रासलैंड जो है वहाँ पे स्पीड ज़रूरी क्यों है एनिमल्स के जो वहाँ रहते हैं? तो स्पीड तो बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम शेर यानी लायन और डियर का लेते हैं। अगर ग्रासलैंड्स में देखो यहाँ हिंट दे रखी है कि प्लांट्स, ट्रीज़ बहुत कम होते हैं छुपने के लिए, ठीक है। ग्रासलैंड्स बड़े बड़े ओपन एरिया होते हैं जहाँ तक दूर दूर तक दिख सकता है, ठीक है। तो अब ग्रासेस होती हैं, मतलब ट्रीज़ और प्लांट्स ज़्यादा नहीं होता है। घने जैसे रेन फॉरेस्ट होता है ना, ऐसा नहीं होता है ग्रासलैंड, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम डियर को, जैसे शेर रहता है वहाँ पे, अगर डियर की स्पीड नहीं होगी, डियर फुर्तीला नहीं होगा, स्पीड बहुत मैटर करती है ग्रासलैंड्स में, तो शेर उसे मार के खा जाएगा, शेर उसका शिकार कर लेगा। और अगर शेर की स्पीड नहीं हुई तो शेर भी मर जाएगा भूखा, क्योंकि डियर की स्पीड है, डियर तो भाग जाता है, शेर की स्पीड है ही नहीं, ठीक है। और शेर इसलिए डियर को पकड़ नहीं पाता, इसलिए वो भूखा रह जाएगा और मर जाएगा। तो स्पीड ग्रासलैंड्स में बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स के स्पेशली एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि शेर अगर स्पीड नहीं होगी तो वो हिरन का शिकार नहीं कर पाएगा और भूखा मारा जाएगा। हिरन की स्पीड नहीं होगी तो वो शेर का शिकार बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्पीड इस तरीके से काफ़ी ज़रूरी है। आप ऊपर मैंने करा था, आप इसमें एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। A lion lives in a forest or a grassland and is strong animal that can hunt and kill other animals like deer, ठीक है। So that speed is important for both, like deer, if deer hasn't in speed, so he will be prey by a lion, ठीक है। And if the lion hasn't a speed, then he can't make a deer his prey, ठीक है। तो अगर लायन के पास स्पीड नहीं होगी तो वो हिरन को अपना शिकार नहीं बना पाएगा, और अगर हिरन के पास स्पीड नहीं होगी तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएगी लायन से, यानी लायन का शिकार हो जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।